इन दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीजेपी का विपक्ष मुक्त भारत का सपना महाराष्ट्र में सच होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर विपक्ष एकदम धाराशायी हो चुका है। जो सबसे बड़ा विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का, उसकी हालत खराब है। 2022 में पहले शिवसेना में बगावत हुई, वो पार्टी टूट गई। फिर 2023 में एनसीपी में बगावत हुई, उसके 2 धड़े हो गए। और फिर अब कांग्रेस से अशोक चौहान निकल चुके हैं। और अशोक चौहान के निकलने का मतलब यह है कि ना केवल एक दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ी है, बल्कि अशोक चौहान के साथ साथ कई और भी लोग अब कांग्रेस से बाहर के रास्ते पर हैं। और हो सकता है कि अगले हफ्ते 10 दिनों में बाकी के नाम भी सामने आ जाएं, और ये सारा कुछ 27 फरवरी को जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उसके पहले हो सकता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में विपक्ष की स्थिति एकदम डावाडोल है, बिल्कुल खराब है। कांग्रेस जो महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ा घटक दल था, क्योंकि पहले तो बड़ी पार्टी शिवसेना हुआ करती थी, लेकिन बगावत के बाद फिर कांग्रेस हो गई, क्योंकि शिवसेना के बाद एनसीपी में भी बगावत हुई। नहीं तो कांग्रेस उस गठबंधन में सबसे छोटी पार्टी थी, लेकिन अब वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की भी हालत अब खराब हो चुकी है। और कांग्रेस का ये ग्राफ लगातार 2014 से महाराष्ट्र में नीचे जा रहा है। 2014 में अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 48 सीटों में से सिर्फ 2 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर पाई थी। उसमें से एक सीट इन्हीं अशोक चौहान की थी, जहां से वो सांसद बने थे, नांदेड़ से। उसके अगले साल 2019 में कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। उसके अगले चुनाव में 48 में से सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस जीत पाई, और वो जो एक सीट भी जीती उसके भी सांसद का निधन हो गया बीते साल। विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को 288 में से, महाराष्ट्र विधानसभा की स्ट्रेंथ कुल 288 की है, उसमें से सिर्फ 42 सीटें मिली थी। जो दूसरी पार्टी है एनसीपी, उससे एक सीट ही ज्यादा। एनसीपी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनसीपी कांग्रेस से ही निकलकर पैदा हुई 1999 में, तो लगभग बराबरी पे थी दोनों पार्टियां। और 2019 में तो एनसीपी ने विधानसभा में कांग्रेस को भी पछाड़ दिया, 10 सीटों का फर्क आ गया। एनसीपी को 54 सीटें मिली और कांग्रेस को 44 सीटें। मुंबई महानगर पालिका की बात करें अगर, देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका, तो वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति काफी खराब रही। पिछले चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी पर पहुंच गई कांग्रेस, जबकि शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ा था। तो लगातार कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत क्यों हो रही है? झटके पर झटके क्यों लग रहे हैं इस पार्टी को? तो बीते 10 सालों में जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस के साथ, उसका अगर एनालिसिस करें तो 2-3 बातें सामने आती हैं। एक प्रमुख बात यह कि कांग्रेस के नेताओं पर भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता भी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं। तो जिस तरह से एनसीपी के नेता केंद्रीय एजेंसियों के डर से बागी हो गए, बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, जिस तरह से शिवसेना के कई नेताओं ने 2022 में यह किया, ज्यादातर नेता जो गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, उनमें से कईयों के खिलाफ मामले चल रहे हैं सीबीआई के और ईडी के। तो उसी तरह से कांग्रेस के नेता ऐसे मामलों से अछूते नहीं थे, और खुद अशोक चौहान के खिलाफ ही 3 मामले चल रहे थे। एक तो मामला चल रहा था आदर्श घोटाले का। अशोक चौहान पर आरोप है कि जब वो महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री थे साल 2000 में, तो उन्होंने डिफेंस की जमीन पर अपने फायदे के लिए एक घोटाला किया, और वहां पर आदर्श नाम की एक बिल्डिंग खड़ी हुई। इसी वजह से साल 2010 में जब वो कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए, तो उनको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी।
तो इस आदर्श मामले को लेकर सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी दोनों ने जांच शुरू की थी। हालांकि ईडी ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की और सीबीआई की जांच पर कोर्ट से रोक लगी हुई है। एक और मामला नांदेड़ का है, जिसमें कि अशोक चौहान समेत 15 लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप है। तो कुल ऐसे 3 मामले अशोक चौहान के खिलाफ चल रहे थे। तो एक तो ये कारण था क्योंकि जो भी बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, फिर उसको इस तरह से जांच एजेंसियां परेशान नहीं करती, ना उनको सम्मन आते हैं, ना उनको हाजिर होना पड़ता है। हमने कई मामलों में ऐसा देखा है। तो अशोक चौहान को भी लगा कि अगर हम उस पाले में चले जाएंगे तो ये तमाम एजेंसियां जो है उनको परेशान करना बंद कर देंगी और उनके मामले भी खत्म हो जाएंगे उनके खिलाफ। दूसरी बड़ी बात यह कि कांग्रेस में खूब अंदरूनी गुटबाजी हुई है। मतलब हर स्तर पर, राज्य स्तर पर, मुंबई के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर अलग अलग खेमों में बटी हुई नजर आई हमेशा कांग्रेस। मुंबई की बात करें तो एक मिलिंद देवड़ा का खेमा था, एक संजय निरुपम का खेमा था, और गुटबाजी कांग्रेस में हमेशा से रही है। गुरदास कामत का एक खेमा हुआ करता था, मुरली देवड़ा का एक खेमा हुआ करता था। जब भाई जगताप अभी हाल ही में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उनका एक अलग खेमा हो रहा था। जो यूथ कांग्रेस है उसमें भी खेमेबाजी हो रही थी और ये अक्सर उभर कर सामने आती थी सार्वजनिक तौर पर। तो इस गुटबाजी ने काफी नुकसान पहुंचाया कांग्रेस पार्टी को। तीसरा फैक्टर कांग्रेस के ग्राफ को गिराने में जिसने भूमिका अदा की, वो फैक्टर है नाना पटोले का। नाना पटोले इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं, लेकिन उनके नेतृत्व से पार्टी में कई नेताओं को शिकायत है, खुद अशोक चौहान को भी शिकायत रही कि जिस तरह से पार्टी चलानी चाहिए वो नहीं चला पा रहे थे। और खास करके महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह का रुख अपनाया जाना चाहिए था, जिस आक्रामक तरीके से बात रखनी चाहिए थी, नाना पटोले वो नहीं कर पा रहे थे। नाना पटोले पहले बीजेपी में थे, वो शुरुआत से कांग्रेस में भी नहीं है। बीजेपी से वो विदर्भ से सांसद चुने गए थे, लेकिन उनका कहना था कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको अपमानित कर दिया, तो जिसके बाद वे बागी हो गए और फिर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, कांग्रेस से जुड़ गए। 2019 के बाद उनको महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर भी बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया और फिर उनको राज्य कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया। तो नाना पटोले के कामकाज के तरीके से पार्टी में नाराजगी थी और ये भी एक वजह है कि अशोक चौहान जैसे नेता खफा थे और कई और लोग भी खफा हैं जो बीच बीच में उनके खिलाफ भी बोलते आए हैं। तो ये भी एक कारण रहा। तो कुल मिलाकर इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। देखते हैं कि कांग्रेस क्या इस संकट से उबर पाती है। इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।